मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का जो रिलेशन है वो पास्ट से है। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड जिस पे वो रिसर्च करने जा रहा है, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। रिसर्चर पास्ट इवेंट्स की छानबीन करता है। इन्वेस्टिगेशन में उसे जो कुछ प्राप्त होता है उसे रिकॉर्ड करता है, उसे एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है उससे प्रेजेंट की सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। दो टाइप्स की रिसर्च होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो है नंबर्स का यूज़ होता है और क्वालिटेटिव में नहीं होता है। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप है। स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है जिस पे हमें रिसर्च करनी है, जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें रिसर्च करनी है, उसको सेलेक्ट करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले है टॉपिक शुड बी रेलिवेंट। रिसर्चर को रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक जो है हिस्ट्री के हिसाब से और करंट सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ इम्पॉर्टेंट ना हो। टॉपिक ऐसा हो जिस पे रिसर्च करना पॉसिबल हो। यूनिक एंड इंस्पायरिंग टॉपिक। टॉपिक ऐसा हो जिस पे पहले रिसर्च न की गई हो, और आप कभी भी वो टॉपिक्स मत सेलेक्ट करिए जिस पे रिसर्च करना तो आसान हो लेकिन आपको उस टॉपिक पे रिसर्च करना बोरिंग लगता हो। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे आप अच्छा रिसर्च वर्क नहीं करेंगे। टॉपिक ऐसा हो जो आपको इंस्पायर करे। डू प्रायर रिसर्च ऑफ द चूजन टॉपिक। ये हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें पहले उसके बारे में पता लगा लें कि उससे रिलेटेड आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी या नहीं। टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स ये सब अवेलेबल हैं या नहीं। नैरोइंग योर टॉपिक। इसकी मीनिंग जो है आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, मेडिवल इंडिया। हमने टॉपिक सेलेक्ट किया, क्या इस पे रिसर्च करना पॉसिबल है? नहीं, ये टॉपिक इतना ब्रॉड है कि इस पे रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो इस टॉपिक को हम नैरो डाउन करेंगे। मेडिवल इंडिया के स्थान पे हमने टॉपिक ये लिया कि मेडिवल इंडिया में वुमेन्स की एजुकेशन की क्या पोजीशन थी। इसी चीज़ को कहते हैं नैरो डाउन योर टॉपिक लिमिट। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। टॉपिक तो सेलेक्ट कर लिया लेकिन अब रिसर्च कैसे करेंगे। हाइपोथेसिस जो होती है वो हमें एक डायरेक्शन दिखाती है जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी रिसर्च को पूरा करते हैं। जो हाइपोथेसिस हमने बनाई होती है वो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। हाइपोथेसिस एविडेंसेस के आधार पे, सबूतों के आधार पे हमारी मदद करती है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में। रिसर्च टॉपिक हमारा क्या है? वुमेन एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। हमने हाइपोथेसिस बनाई कि औरतों के पास उस वक्त फ्रीडम नहीं थी। हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, इन सब की वजह से औरतें मिडिवल इंडिया की पढ़ी लिखी नहीं थीं। हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट सोर्सेस से उस ज़माने के कल्चर, ट्रेडिशन और वुमेन्स पोजीशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे और इन सब ने कितना प्रभावित किया है औरतों की शिक्षा को, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी स्टडीज से ये सब बात प्रूफ हो गई तो हमारी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर इन सारे फैक्टर्स ने वुमेन्स की एजुकेशन को प्रभावित नहीं किया है तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरे जो भी एजुकेशनल रिसर्च के मेथड्स होते हैं उनमें डेटा कलेक्ट करना आसान होता है, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च में डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रिसर्चर को अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी पास्ट इवेंट्स हैं उनकी पूरी स्टडी करनी पड़ती है। रिसर्चर अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट डेटा है उसको पहचानते हैं और फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा हमें दो सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज फर्स्ट हैंड सोर्सेज होते हैं जिसमें सबसे पहले पर्सनल रिकॉर्ड्स आते हैं। पर्सनल डेटा में लेटर्स, डायरीज, आर्टिकल्स, बुक और ऑटोबायोग्राफीज आती हैं। ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स। हमारा टॉपिक है वुमेन्स एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया। मेडिवल पीरियड में जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत है, उनकी जो भी रिपोर्ट्स है वुमेन्स एजुकेशन पे या वुमेन्स पे उसको कलेक्ट करना। पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स, इसमें फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, क्वाइंस और मूर्ति कला आदि से प्राप्त इंफॉर्मेशन। मैकेनिकल रिकॉर्ड्स, टेप रिकॉर्डिंग पास्ट इंटरव्यूज़ की, मीटिंग्स की और स्पीचेस की। रिमेन्स, जो पहले के वीपन्स होते हैं, खुदाई से प्राप्त स्केलेटन, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, क्लोथ्स है, टीचिंग मटेरियल्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारी चीज़ें जो है म्यूज़ियम के अंदर संरक्षित करके रखी जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो यही है। सेकेंडरी सोर्सेस, उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना जिसने डायरेक्टली इवेंट को ऑब्जर्व ना किया हो। जो राइटर होते हैं सेकेंडरी सोर्सेस के
वो जो ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं उनसे या तो मिले हुए होते हैं, उनसे बातचीत की हुई होती है या फिर उनके द्वारा कुछ लिखा हुआ पढ़े हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज़ादी की लड़ाई के बारे में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा जिन्होंने इस लड़ाई को देखा है। फिर मैंने ये कहानी किसी और को सुनाई तो ये सेकेंडरी सोर्स इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। सेकेंडरी सोर्सेज पे पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। जहाँ पे रिसर्चर्स को प्राइमरी सोर्सेज नहीं मिलते वहाँ पे उनको सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप है डेटा क्रिटिसिज्म। डेटा क्रिटिसिज्म मीन्स डेटा को इवेल्युएट करना। डेटा कलेक्शन के बाद ये ज़रूरी होता है कि रिसर्चर्स डेटा को सही से समझें। जब वो डेटा को सही से समझेंगे तभी वो पुराने इवेंट्स को सही तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे। इससे क्या होगा, उस इवेंट से रिलेटेड जो भी प्रेजेंट और फ्यूचर के इवेंट्स हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। डेटा क्रिटिसिज्म दो तरीके से किया जाता है। पहला है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इसको लोअर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। डेटा जैसा दिख रहा है या जैसा दिखने का वो दावा कर रहा है वो रियलिटी में वैसा है या नहीं। डेटा की वैलिडिटी को चेक किया जाता है जिससे रिसर्चर किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन से बच सके। इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के बाद इंटरनल क्रिटिसिज्म किया जाता है। इसको हायर लेवल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जिसने इन्फॉर्मेशन लिखी है किसी इवेंट के बारे में उसने डायरेक्टली इवेंट को ऑब्जर्व किया है या नहीं। एज अ रिपोर्टर उसकी खुद की क्वालिटीज़ कैसी हैं, वो इवेंट के बारे में लिखते वक्त बायस्ड तो नहीं था, इवेंट्स के कितने समय बाद उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं। फिफ्थ स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट कर लिया, चेक कर लिया कि वो सही है या नहीं। अब रिसर्चर जो है वो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डेटा को यूज़ करने की कोशिश करेगा और जो हाइपोथेसिस बनाई है उसको टेस्ट करेगा। राइटिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, ये लास्ट स्टेप है। अब तक जो रिसर्चर ने काम किया है उसको एक फॉर्मेट के रूप में अब वो लिखेगा, जिसमें वो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखेगा, उसके बाद लिखेगा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब किन किन लिटरेचर की उसने सहायता ली है। स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस बनाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद रिजल्ट लिखेगा। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखेगा। इसका मतलब होता है एक इंडेक्स बनाएगा और जिस जिस बुक की उसने मदद ली है रिसर्च करते वक्त उसका नाम लिखेगा, उसके ऑथर का नाम लिखेगा। टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च सबसे पहले है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी की लाइफ, कैरेक्टर और उनके अचीवमेंट्स पे रिसर्च करना बिब्लियोग्राफिक रिसर्च कहलाएगी। किसी भी एजुकेटर के लाइफ के ऊपर रिसर्च करना बिब्लियोग्राफिक रिसर्च कहलाता है। लीगल रिसर्च, एजुकेशन से जुड़े हर मुद्दे के कानूनी आधार का अध्ययन करना, जैसे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी धर्म द्वारा चलाए जा रहे हैं उसके लीगल स्टेटस का अध्ययन करना। शिक्षा के संबंध में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के आपस में क्या संबंध है इसका अध्ययन करना। छात्रों और टीचर्स का लीगल स्टेटस का अध्ययन करना। इस रिसर्च को करने के लिए लॉ की स्टडी ज़रूरी है। जिसने लॉ की स्टडी नहीं की है वो ये रिसर्च नहीं कर सकता है। स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, साइंटिफिक या फिलोसफिकल आइडियाज जो हैं वो कैसे जन्मे और बीतते समय के साथ उनमें कौन कौन से चेंजेस आए और वो किस तरह से विकसित हुए, इसका अध्ययन इस तरह के रिसर्च के अंदर किया जाता है। स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस मेथड को फॉलो करते हुए हम बिब्लियोग्राफिक रिसर्च करते हैं ठीक उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें इस रिसर्च को करना है। इस रिसर्च में हम किसी प्रसिद्ध स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नवोदय स्कूल्स इन इंडिया।